हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास के अंतर्गत जो है हम लोग देख रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था। और आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1950 से 1990 के बीच का जो आपका दशक जो टाइम पीरियड है वो हमने देखा, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम आजादी के बाद से 1990 के तक देख रहे हैं, क्योंकि 1990 के बाद जो हमारे यहाँ एलपीजी शुरू हुआ। एलपीजी मतलब वो गैस सिलेंडर नहीं बेटा, प्राइवेटाइज लिक्विडाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो शुरू हुआ, उसी के बाद से हमारी बहुत सारी नीतियां जो हैं बदल गई थी। इसलिए हम 90 तक का दशक को पढ़ते हैं और उसके बाद हमने एक नया फेज, नई हमारी जो हमारी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो हम पढ़ते हैं। तो इस बेसिस पर मैं आपको चीज समझाने का और बताने का प्रयास कर रहा था कि श्रेष्ठता आपने देख ली, ठीक, बर्बाद कर ली आधुनिक प्रणाली को, और इतना हम लोग देख चुके, इतना हम लोग इसमें बात भी कर चुके थे। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आपको कल बता चुका था बेसिकली पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या रहा है। हम समृद्धि को देख चुके थे, आधुनिकीकरण को हम लोग, आधुनिकीकरण क्या है, और आधुनिकीकरण के साथ मैंने आपको बताया आत्मनिर्भरता को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो उससे पहले कुछ बॉक्स दिए गए हैं ताकि इन बॉक्सों को हम साथ साथ पढ़ते चले, में क्लियर हो जाएगा। हमने इसके अंदर जानने का प्रयास किया कि अर्थ प्रणाली के प्रकार, मांगने का, डिमांड सप्लाई के ऊपर क्या दिक्कत थी, हमने सोवियत संघ की समाजवादी क्यों प्रॉब्लम थी, इन सारी चीजों को देख चुके थे और बात भी कर चुके थे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इन सारी चीजों पर एक एक करके गौर करके हम इन सारी चीजों को देखें। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले अगर कोई डाउट है किसी बच्चे का, एक बार मुझसे पूछ लीजिए। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का, अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार किसी बच्चे की है तो आप देख लें। चलिए आगे बढ़ जाए। तो अब हम बात करेंगे योजना क्या है। भाई हम लोग योजना चला रहे हैं, कुछ तो उसका मीनिंग होगा। आगे हम इतना कुछ आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्यों है। योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना में है क्या, बेसिकली किसी देश के संसाधनों का प्रकार जो है प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, यानी कि मेनली है जो वहाँ के रिसोर्सेज है, आप उनको कैसे यूज करते हो, मेनली ये हमको देखना है। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य हो, ये बात भी सही है। योजना है जो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए है तो विशेष उद्देश्य है। कुछ जनरल चीजें कि ये भी इसके साथ में हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, जिनको एक निर्दिष्ट समय अवधि में प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती है, तो इसलिए ने क्या कहा गया, पंचवर्षीय योजना। कितनों की होती है? 5 वर्ष अवधि, अवधि मतलब समय पीरियड। इसके पंचवर्षीय योजना कह दिया कि 5 ईयर प्लानिंग है, ये हमारी पंचवर्षीय योजना है। इसे पंचवर्षीय योजना कहा गया। इस शब्दावली का राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणीय देश पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि अगर आप देखो पंचवर्षीय योजना को हमने कहां से कट पेस्ट कॉपी किया है, तो पूर्व सोवियत संघ है, हमने वहां से पैटर्न को लिया है। यानी कि रूस में, सोवियत संघ में अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए आपका 5 ईयर प्लानिंग चलता है। इसी प्रोग्राम को हमने लागू करने, इम्प्लीमेंट करने, हमारी योजना के वर्ष 2017 तक प्रालेखों में केवल 5 वर्ष तक की योजना अवधि प्राप्त की जाने वाले उद्देश्य का उल्लेख है। कह रहे वर्ष 2017 तक प्रालेख्य में केवल 5 वर्ष की योजना का उल्लेख नहीं है, अपितु आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का भी उल्लेख है। यानी कि केवल आप ये नहीं कह सकते केवल 5 ईयर प्लानिंग को ही हमने मुद्दा बनाया, नहीं, बहुत सारे हमने उद्देश्य, बहुत सारे गोल हमने ऐसे रखे हैं जिनका उद्देश्य 20 वर्षों तक जिन चीजों को हम लोग, वो मुद्दे भी हमने रखे। 5 साल की प्लानिंग तो थी,
हमने कुछ ऐसे मुद्दे भी रखे हैं जो 20 साल में कवर ऑफ होंगे, उनको भी हमने इसमें। दीर्घकालिक योजना को परिलक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का परिलक्ष्य योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने ऐसी है, इन सब चीजों की जो अपेक्षा है। यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया। अब कह रही है संभव नहीं है कि अगर हमने 2-3 लक्ष्य लिए हैं तो उनको बराबर मतलब सेम इक्वल उनको सब चीज़ें फैसिलिटी मिले, ऐसा नहीं है। तो सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए, ऐसा नहीं है। वस्तुतः लक्ष्यों में कुछ अंतद्वंद भी होते हैं, कुछ आपके इंटरनल चीजें भी होती हैं, अंतद्वंद होते हैं। उदाहरण के लिए यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार को बढ़ाने के लक्ष्य का विरोध हो सकता है। अगर आप नई टेक्नोलॉजी अपनाओगे, किसमें? लेबर में, श्रम में, तो अगर आप उठाओगे तो शुरुआत में आप देखोगे रोजगार बढ़ाने को लेकर बहुत सारे मुद्दों में ये चीजें हो सकती है। क्लियर है? वो कह सकते हैं कि भाई आप नई नई आपकी तकनीकी आ रही है और लोगों के रोजगार को छीन रही है। मानते हो? शायद जो काम एक व्यक्ति 4 घंटे में कर पाए, कंप्यूटर उसको 4 सेकंड में कर। ऐसे भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। ये सारी चीजों की बात चल रही है। आयोजकों को इस प्रकार का विरोध का संतुलन करना पड़ता है कि यह कार्य इतना सहज मतलब होता है सरल नहीं है। भारत में विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया। योजना चली, उनके लक्ष्य अलग थे, तो अलग अलग उनको बल दिया गया। भारत की पंचवर्षीय योजना यह नहीं बताती है कि प्रत्येक वस्तु और सेवा में कितना उत्पादन किया जाए। बस ध्यान दीजिए, पंचवर्षीय योजना क्या नहीं बताती? गुड्स और सर्विसेज में क्या हम लोग प्रोडक्शन, ये नहीं बताती। ना यह संभव है कि आवश्यकता है, ठीक, और पूरी विफल है। अतः इतना पर्याप्त है कि योजनाओं के क्षेत्रों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने जिनका महत्व भूमिका है, विद्युत उत्पादन, सिंचाई आदि के शेष बाजार पर छोड़ देना ही अधिक कैसा है? रंगर है। ये हमको ध्यान रखना। तो योजना क्या है, कहाँ से ली गई है, किस प्रकार शुरू गई है, क्या उसके विजन है, बिल्कुल साफ और स्पष्ट आपको समझ आ गया। तो आपसे पूछ ले कि 5 ईयर प्लानिंग है क्या, आप बता सकते हो। उद्देश्य क्या है, किस लिए की जाती है कहाँ से लिए, पूरा एक संक्षिप्त में उसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने योजना पढ़ी तो कोई योजनाकार भी होगा। तो अगर हम योजना पढ़ रहे हैं तो योजनाकार भी होगा ना। वो तो लेकर चला होगा इस लक्ष्य को, जो चाहता था कि योजनाएं बने, प्लानिंग सफल हो। आइए, भारत की पंचवर्ष देखिए, महालोविस भारतीय योजनाओं के निर्माता। आपको नाम क्लियर होना चाहिए। महालोविस कौन है? भारतीय योजनाओं के निर्माता है। ठीक। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान है। उनमें संख्याविद प्रशांत चंद्र महालोविस, नाम ध्यान रख लीजिए, आर्टिकल थे प्रशांत चंद्र महालोविस का नाम। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्यता विकासात्मक योजनाओं का एक अति महत्वपूर्ण योगदान का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ। द्वितीय पंचवर्षीय इसमें भारतीय योजनाओं के लक्ष्यों से संबंधित आधारित विचार दिया गया। यह योजना महालोविस के विचारों पर आधारित है। इस अर्थ में उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना है। तो कौन है निर्माता? तो निर्माता है आपका महालोविस। महालोविस का जन्म 1993 में कलकत्ता में हुआ। इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई। तो कहाँ पर हुई एजुकेशन? प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई। सांख्यिकी के विषय में उनका योगदान के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। ख्याति मतलब होता है किसी को प्रसिद्धि मिल जाना,
जी को सुख्याति बोलते हैं। 1945 में उन्हें ब्रिटेन की एक सोसाइटी ने फेलोशिप का सदस्य बनाया और वैज्ञानिकों का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है। अगर ब्रिटेन में एक सोसाइटी है, उसका मतलब क्या है, जो साइंटिस्ट होते हैं उनका एक ग्रुप है। का सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को ही बनाया जाता है। लोविस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई की स्थापना की। आईएसआई, आप हॉलमार्क देखते हैं, आईएसआई वाला, ये मार्क किसका दिया हुआ है? लोविस की ही। सांख्यिकी नाम एक जर्नल से निकला है। सांख्यिकी विदों ने के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच आज भी आईएसआई और सांख्यिकी दोनों ही समस्त विश्व की सांख्यिकी विदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालोविस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत में विदेशों में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दी। कालांतरों में इनमें कुछ विशेष अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला। यह दर्शाती है कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान की। महालोविस द्वारा आमंत्रित किए जाने पर अर्थशास्त्री में वे भी शामिल हैं जो पंचवर्षीय योजनाओं में समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक थे। दूसरे शब्दों में, वह अपने आलोचकों को सुनने के इच्छुक थे। यह उनका महान द्योतक है। आज अनेक अर्थशास्त्री महालोविस की योजना संबंधित कर, परंतु भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सदैव स्मरण किया। आप देखोगे क्या है, ध्यान दीजिए, का बड़ा योगदान। ठीक, सांख्यिकीविद के योगदान के लाभ उठाते हैं और सुमैया चक्रवर्ती, चंद्र दिया और पेगु डिक्शनरी डेवलपमेंट और न्यूटन्स एंड लंदन, ये सारी चीजें इनको इसमें रखा गया। देश के विकास के साथ साथ इनकी एक संरचनात्मक परिवर्तन आता है। भारत में यह तो परिवर्तन बहुत विचित्र रहा है। सामान्यतः विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ये तो है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद इसे तो कहते हैं, कृषि का अंश कम होता रहा है। क्या आप सर्विस एग्रीकल्चर जो है उसका रेट कम हो रहा है और सर्विस सेक्टर का रेट बढ़ रहा है, क्षमता बढ़ रही है कर देने में, कार में। उद्योग का अंश प्रधान था और विकास के उच्च स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवा का अंशदान दोनों क्षेत्र में अधिक था। भारत में जैसे ही एक गरीब देश अपेक्षा की जीडीपी की कृषि का अंश 50% से अधिक था, किंतु 1990 के दशक क्षेत्र में बढ़कर 40.5% हो गया। कृषि तथा उद्योग दोनों ही भारत तथा विकसित देश में पाई जाती है। 1991 के बाद अवधि तो सेवा क्षेत्र के अंश समृद्धि की प्रकृति बढ़ गई और इससे देश का वैश्वीकरण प्रारंभ हुआ और इसके अध्याय में काफी विस्तार हुआ। ये योजना निर्माताओं के विषय में थी। ये थे महालोविस। किसी को कुछ पूछना है इनके विषय में आप मुझसे पूछ लीजिए। हमारे भारतीय सांख्यिकीविद महालोविस, बहुत बड़ी बात थी कि उस जमाने में उन्होंने फेलोशिप के मेंबर बनना और साइंटिस्ट होना और देश को एक अग्रसर देना, बहुत बड़ा योगदान इनका हमारी अर्थव्यवस्था। आपने सबको देख लिया ना, समृद्धि क्या होती है, कैसा। अब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी। भाई, किसी चीज का आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या है कि कोई चीज हमारे पास है, अब उसको बाहर से नहीं मंगवाएंगे, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, आत्मनिर्भर है। ये तो मतलब आत्मनिर्भर का। ये आपसे पूछ ले क्या आप आत्मनिर्भर हो, क्या आप खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो,
इसका मतलब है कि हम इतना उत्पादन कर रहे हैं और उतना ही उपभोग हम लोग कर लेते हैं, हमको बाहर से मंगाना नहीं पड़ता। हम क्या है, आत्मनिर्भर है। जो चीज हम खुद पैदा कर रहे हैं, जिनका प्रोडक्शन हम खुद कर रहे हैं। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्र से आयातित संसाधनों के प्रयोग द्वारा कर सकता है। और राष्ट्रों का आयातित संसाधनों द्वारा हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दी। कितनी? प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना। तो पहली 7 5 ईयर प्लानिंग है, यानी कि 7 into 5 35 ईयर्स हमने अपनी आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया। जैसे जिसका अर्थ है कि उन चीजों के आयात से बचना जिनका देश में ही उत्पादन किया जा सकता है। बेसिकली क्या था कि हम जिन चीजों का आयात कर रहे हैं उनको आयात ना कर जो चीज हमारे देश में हो रही है उसी का हम लोग अपने देश में। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता समझा। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जाता है। इसके अतिरिक्त यह अंश का भी कि आयातित खाद्यान्न विदेशी प्रौद्योगिकी पूंजी पर आपकी निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियां हस्तक्षेप कर बढ़कर हमारी प्रभुत्ता में बाधा डाल सकते। जो हमारी प्रभुत्ता है उसमें हम लोग आपका बाधा डाल सकते। ये है हमारा आपका, क्या कह रहे हैं, आत्मनिर्भर। बात कर रहे हैं समानता। आखिर समानता तो केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधारा नहीं जा सकता। कह रहे आप केवल ग्रॉस कर दो, मॉडर्नाइजेशन उसको करवा दो और सेल्फ डिपेंडेंसी आप उनको दे दो, आत्मनिर्भर कर दो, इसी के दम पे आप किसी का जीवन को संवार नहीं सकते। यानी कि जीवन को संवारने के लिए और पहलू भी जरूरी है। जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं जा सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित आधुनिक अत्यधिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। कह रहे सब कुछ दे दो आप, आपकी चाहे समृद्धि दर कितनी अच्छी क्यों ना हो, आप डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी में अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अधिकांश लोग आपके गरीब किसी देश में हो सकते हैं। यानी कि सब कुछ करने के बाद भी आप गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के धनी वर्गों में सुलभ है, केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहें। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। यानी कि मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ डिपेंडेंट के साथ जरूरी है इक्वलिटी, समानता। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होनी चाहिए। ये चीजें होंगी तभी तो आप उनको समर्थ कर पाएंगे, आप उनको समान मान पाएंगे कि भैया ये सामर्थ्यवान है और ये सामर्थ्यिक है। और धन संपत्ति के वितरण में असमानता भी कम होनी चाहिए। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करें 1950 से 1990 की अवधि तक में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में किस प्रकार 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए गए। कृषि, उद्योग, व्यापार के संदर्भ में कहां तक प्रयास सफल रहे। वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई नीतियां और विकासात्मक मुद्दों के बारे में आप अलग अध्याय में पढ़ोगे। यानी कि विकास और नीति को कहां पढ़ोगे 99 के बाद, क्या उनको अलग अध्याय में, ये आपको देखना। चलिए तो फिलहाल जो है आगे हम कृषि का जो पार्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल आज के लिए इतना ही।